इंडियन पेनल कोड से भारत में इंट्रोडक्शन इसका हुआ है 1860 में, 1860 में, और इसे इनेक्टेड किया गया है 6 अक्टूबर 1860 को। इसे इनेक्टेड किया गया है 6 अक्टूबर 1860। यह महत्वपूर्ण हो जाता है जुडिशियरी एग्जामिनेशन में, क्योंकि डेट का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लॉ पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बने रहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 को इनेक्टेड कब किया गया? 6 अक्टूबर 1860 को। 1860 का ये अधिनियम संख्या कितना है? तो अधिनियम संख्या है 45। इस वीडियो में हम लोग आईपीसी 1860 का पेयर एक्ट को देखेंगे, और जहां हम लोग जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड में जो टोटल सेक्शन है वह 511 है। टोटल जो सेक्शन है यहाँ पे वह 511 है, 511 सेक्शन है। और ये जो सेक्शन बटे हुए हैं ये लेसन में बटे हुए हैं, और टोटल लेसन इसमें जो है टोटल लेसन है 23। और ये 23 पार्ट में 511 सेक्शन जो 6 अक्टूबर 1860 को इनेक्टेड हुआ था। और इसमें हम लोग सबसे पहले अध्याय 1 से शुरू करते हैं, और अध्याय 1 में प्रस्तावना है, प्रेम्बल है। किसका प्रेम्बल है? भारतीय दंड संहिता 1860 का। उद्देशिका कहता है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता उपबंध करना सीमाचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। अध्याय 1 में धारा 1 कहता है कि यह भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, ये भारतीय दंड संहिता का विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण भारत पर होगा। अध्याय 1 में धारा 2 कहता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, क्योंकि जो ऑफेंस किए जाते हैं वो दो जगह किए जाएंगे, एक इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर, और एक इंडिया से बाहर, तो दोनों ऑफेंस पे चर्चा किया जाएगा। तो अध्याय फर्स्ट का सेक्शन 2 कहता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य और लोप जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन वो दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यहाँ एक चीज़ को देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर अगर क्राइम करता है, अमेरिका में जाकर वो अगर चोरी करता है, तो क्या अमेरिका में भी उस भारतीय व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता लागू होंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। भारत में ही केवल भारतीय दंड संहिता लागू होंगे, अमेरिका में वहाँ के ऑफेंस एक्ट को लागू किया जाएगा। तो इस कारण से धारा 1 जहाँ पे प्रस्तावना में सबसे पहले उद्देशिका का चर्चा किया है, और धारा 2 के अनुसार भारत के भीतर किए गए दंड और अपराधों के लिए व्यक्ति का जो दोषारोपण जो किया जाएगा वह इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत ही वह दंडनीय होगा। भारत के अंदर इसके दंड के प्रावधान संपूर्ण भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक ही बराबर होगा। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में इंडियन पेनल कोड का थेफ्ट में अलग से आईपीसी काम करेगा और उत्तर प्रदेश में अलग से आईपीसी काम करेगा। तो यहाँ एक चीज़ और देखिएगा कि 1951 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। तो धारा 3 कहता है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए क्या दंड है। यानी जो 1951 में धारा 3 में प्रतिस्थापित किया गया कि अगर भारत से बाहर अपराध के लिए जो व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य उससे उस संहिता के अनुबंधों के अनुसार समझा जाएगा, मानो वह कार्य भारत के अंदर ही किया गया था। जैसे अगर भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर चोरी करता है, तो अगर अमेरिका के ऑफेंस में अगर वो चोर साबित होता है, तो ऐसा नहीं कि भारत में आने के बाद सजा काट के आने के बाद उसे ईमानदार मान लिया जाएगा। वह अगर अमेरिका में चोर साबित हो चुका है तो वह भारत में भी चोर ही साबित होगा। वह अगर अमेरिका में मर्डर साबित हुआ है तो इसका मतलब है कि वह भारत में भी मर्डर साबित उसे किया जाएगा। यानी जैसे अगर बाहर भी अगर कोई भारतीय जाकर कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो भारत में भी उसी ऑफेंस के अंदर उसे माना जाएगा। यह जो धारा 3 जो आप देख रहे हैं ये क्या किया गया है? 1951 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। धारा 4 देखते हैं, राज्य क्षेत्रीयता अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 4 राज्य क्षेत्रीय अपराधों के संहिता पर विस्तार। भारत से बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। जैसे अगर भारतीय नागरिक अगर किसी दूसरे देश में जाकर अगर वो कुकृत करता है तो उसका भारतीय दंड संहिता पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भारतीय दंड संहिता के द्वारा भी आधारोपित किया जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर वो किसी रजिस्टर्ड पोत, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है, कौन सा पोत? रजिस्टर्ड पोत विमान पर, चाहे वह कहीं भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध को किया गया है, वह धारा 4 के तहत राज्य क्षेत्रीय अपराधों के आईपीसी को कवर करेगा। अब यहाँ पे अपराध शब्द को जरा समझते हैं। अपराध किसे कहते हैं? भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। इसमें अभी हमने इस पर बात भी किया था कि भारत के बाहर भी अगर अपराध में वो दंडनीय है तो भारत के अंदर भी वो उस अपराध के समतुल्य दंडनीय माना जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 5 देखते हैं, कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा विद्रोह, अभित्यजन को दंडित करने वाला अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष रूप स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
आईपीसी 1860 में जब उद्देशिका को हम लोग धारा 1 में देख रहे थे तो उद्देशिका में ये बात कहा जाता है कि यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा, संपूर्ण भारत पर लागू होगा। लेकिन अब यहाँ इस धारा 5 में इस बात को खंडित कर रहा है। क्या खंडन कर रहा है कि कुछ विधि पर इसके प्रभाव को डाला नहीं जा सकता है। जैसे भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के दंड संहिता अलग से होते हैं और वह दंड संहिता के कुछ ऐसे धारा जो भारतीय दंड संहिता के अनुरूप नहीं होते हैं। तो इस कारण से इस भारतीय दंड संहिता को अध्याय 5 से कुछ अलग दंड संहिता को अलग करता है। ठीक है, अध्याय एक में हमने कितने सेक्शन को देखा? अध्याय एक में हमने 1 से लेकर 5 तक सेक्शन को देखा, 1 से लेकर 5 तक, जिसमें भारत के अंदर किए गए दंड और भारत के बाहर किए गए दंड का स्वरूप बिल्कुल एक ही होगा अगर वह दोषी साबित हो जाता है। ठीक, अध्याय 2 की चर्चा करते हैं। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण है। अध्याय 2 की धारा 6 कहता है कि संहिता में परिभाषाओं के अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध, हर ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध, हर दृष्टांत साधारण अपवाद है। शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्वृष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाए, चाहे इन अपवादों की ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया नहीं गया हो। अध्याय 2 में धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, 12, 13, 14 इसमें परिभाषा दिए गए हैं। जैसे लिंग के बारे में इंडियन पेनल कोड में पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किए गए हैं, जहां वह हर व्यक्ति के बारे में लागू हो, चाहे वह नर हो या नारी हो। ठीक है, इसके लिए कॉमन वर्ड यूज किया गया है पुल्लिंग वाचक शब्द। वचन के बारे में क्या कहा गया है? वचन में इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों का जिक्र किया गया है। बहुवचन द्वितक शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है, यानी एक के द्वारा भी पनिशबल ऑफेंस किया जा सकता है या एक से अधिक के द्वारा भी पनिशबल ऑफेंस किया जाता है। लेकिन जो डिफिनीशन दिया जा रहा है वो अधिक का ही डिफिनीशन दिया जा रहा है। पुरुष और स्त्री, जब लिंग की बात आती है धारा 8 के अनुसार तो लिंग में केवल नर हो या नारी ये डिफाइन करता है, लेकिन धारा 10 पुरुष और स्त्री को अलग अलग डिफाइन करता है। धारा 11 व्यक्ति के विषय में बात करता है। व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पे कोई पर्सन से ही केवल नहीं है, इसका मतलब कंपनी या संगम, व्यक्ति या निकाय या कोऑपरेटिव या नॉट कोऑपरेटिव, ये सभी जो है वो व्यक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। पब्लिक के बारे में आईपीसी की अध्याय 2 की धारा 12 कहता है कि यह वर्ग या समुदाय को डिफाइन करता है, यह वर्ग या समुदाय को डिफाइन करता है। धारा 13 क्वीन शब्द का जिक्र करता है, जो 1950 द्वारा इसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, क्योंकि 1950 में जब भारतीय संविधान को लागू किया गया तो 1860 के अंतर्गत जो आर्टिकल सेक्शन जो 13 थे जिसमें महारानी की चर्चा थी, क्वीन की चर्चा थी, इसे निश्चित कर दिया गया। अध्याय 2 का धारा 14 है सरकार का सेवक। सरकार के सेवक शब्द का मतलब क्या हो सकता है इसमें कि जो नियुक्त किए गए हैं यानी जो नियोजित किए गए हैं किसी भी ऑफिसर या सेवक, वह क्या कहलाएंगे? सरकार का सेवक कहलाएंगे। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की बात कहा गया है, लेकिन 1937 में ही 1860 के आईपीसी के तहत धारा 15 को ब्रिटिश इंडिया को हटा दिया जाता है और ये कब हटाया जाता है? 1937 में। धारा 16 भारत सरकार के विषय में बात करता है। भारत सरकार को भी 1937 द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। अब भारत सरकार के जगह धारा 17 में सरकार शब्द को डिफाइन किया जाता है। सरकार शब्द का मतलब केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का द्योतक से है, ये धारा 17 को ही डिफाइन करता है। धारा 18 कहता है भारत से पहले जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को राज्य के अलग पार्ट में रखा जाता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद और 35 से लागू होने के बाद अब यहाँ भारत का तात्पर्य संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र से अभिप्रेरित होता है। धारा 19 न्यायाधीश का वर्णन है। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिवित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का द्योतक है जो विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल कार्रवाई में लगा हो, जो कानूनी के सिविल कार्रवाई में लगा हो या दांडिक में, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकार द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने की विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, जो उस व्यक्ति के निकाय में से एक हो, उसे क्या समझा जाएगा? उसे न्यायाधीश समझा जाएगा। व्यक्ति और निकाय के ऐसे निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे अध्याय 2 में धारा 19 में इसकी चर्चा किया गया है, न्यायाधीश का। धारा 20 न्यायालय का चर्चा है। धारा 20 न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जो अकेले की हो न्यायिक कार्य करने के लिए, न्यायाधीश निकाय का या निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय कार्य कर रहा हो, ये धारा 20 के न्यायालय में परिभाषित किया गया है। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के बारे में, यह उस शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक के अंतर्गत आता है। धारा 22 की जंगम संपत्ति के बारे में, जंगम शब्दी शब्दों के यह आसित होता है, हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ जो भूमिबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज़ अस्थायी रूप से जकड़ी हो, इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसे हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन लगभग जितने सारे जुडिशियरी में पूछे ही जाते हैं, तो जंगम संपत्ति शब्दों में यह आसित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है,
किंतु भूमि और वे चीज़ जो भूबद्ध हो, तो भूमिबद्ध में जैसे पेड़ हो गया, पेड़ या भूमिबद्ध किसी चीज़ अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आते हैं जंगम संपत्ति में। संदोष अभिलाभ क्या है? संदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो, उसे हम संदोष अभिलाभ कहते हैं। संदोष हानि क्या है? संदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। धारा धारा 24 बेईमानी से, जो कि इस आशय से कोई कार्य करता है कि व्यक्ति संदोष अभिलाभ कारित करे और व्यक्ति को संदोष हानित करे, उसे बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। यह आईपीसी की धारा 24 में जिक्र है। 22 और 23 में लाभ और हानि दोनों से जुड़ा हुआ है और उसके बाद ये बेईमानी से जुड़ जाता है। धारा 25 कपटपूर्व, कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्व करता है या कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने की आशय करता है या अन्यथा नहीं, तो यह धारा 25 से संबंधित हो जाता है, जो अध्याय 2 के अंतर्गत कवर है। विश्वास करने का कारण, कोई भी व्यक्ति किसी बात को विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है कि जब वह उस बात को विश्वास करने के लिए पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। धारा 27 देखिए यहाँ पे कि पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह उस संपत्ति के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। कूटकरण धारा 28, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ को सदृश इस आशय के साथ करता है कि वह सदृश से प्रवचना करे और यह संभाव जानते हुए करता है, तद द्वारा प्रवचना की जाती है, वह कूटकरण करता है और यह कहा जाता है। कूटकरण के स्पष्टीकरण में जरा देख लेते हैं कि कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसे ही हो। धारा 29 दस्तावेज का जिक्र करता है। दस्तावेज शब्द किसी विषय का द्योतक है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक, चिन्ह साधनों द्वारा या किसी में से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उन विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आसित हो और उपयोग किया जा सके। तो धारा 29 में दस्तावेज का जो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है उसमें अक्षर, अंक और चिन्ह का भी प्रयोग होता है। धारा 31 में विल की चर्चा किया जाता है। विल शब्द किसी भी वसीयत का दस्तावेज का द्योतक है। धारा 45 में जीवन, 45 में जीवन का चर्चा है, लाइफ का, और जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। और धारा 46 में मृत्यु का चर्चा है और मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। धारा 47 में जीव जंतु की चर्चा है, जीवधारी का द्योतक है। धारा 48 में जलयान का चर्चा है, जो किसी चीज़ का द्योतक है और मानव की संपत्ति को जल द्वारा प्रबंध करने के लिए बनाई गई हो। वर्ष और मास, जहां वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह समझा जाता है कि वर्ष और मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। धारा का इस संहिता में उन भागों का एक द्योतक है जिसके सिरे पर लगे सांख्यकों को सुभिन्न किया गया है। शपथ धारा 51 में है, सेक्शन 51 की शपथ विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसको किसी लोक सेवक समझा किया जाना चाहिए, न्यायालय के अन्यत्र सबूत प्रयोजनों के उपयोग के लिए उपेक्षित और प्राधिकृत हो, वो शपथ के अंतर्गत आता है।